ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, ये बनती है, नकली धातु होती है, वो द्रव अवस्था में पाई जाती है और सारी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। सिम की पत्ती को जब हम जलाते हैं तो उसकी राख बनती है, उसको पानी में घोल लेंगे। हेलो बच्चों, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर से कक्षा 10 का पाठ 3 करेंगे, धातु एवं अधातु। इसमें हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, अधातु। इससे पहले वाले वीडियो में हमने धातुओं के बारे में पढ़ा था और धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ा था। आज हम अधातुओं के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहला वाला टॉपिक हमने पहले वाले वीडियो में कवर कर लिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप पहला वाला टॉपिक पढ़ सकते हैं, धातुओं के भौतिक गुण। तो आज हम पढ़ेंगे अधातुओं के भौतिक गुण। पिछली कक्षा में आप अध्ययन कर चुके हैं कि धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम है, धातुएं ज्यादा हैं और अधातुएं कम हैं। तो अधातुएं कौन कौन सी हैं? कुछ के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ये अधातुएं हैं। इनके नाम आपने काफी बार सुने हैं और किताबों में भी पढ़े हैं। और एक ब्रोमीन अधातु होती है जो कि द्रव होती है, जो कि पानी की तरह बहती है, वो द्रव होती है। यह है ब्रोमीन, इसको याद रखना है। 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसी कौन सी अधातु है जो द्रव होती है, तो उसका नाम है ब्रोमीन। उसके बाद इसके अलावा सारी अधातुएं या तो ठोस होती या फिर गैसें होती हैं। सारी अधातुएं या तो ठोस या गैसें होती हैं। एक जो अधातु है ब्रोमीन, वही लिक्विड मतलब द्रव होती है। उसके बाद क्या धातुओं के समान अधातुओं के भी कुछ गुण धर्म होते हैं, आइए पता करते हैं। धातुओं के हमने गुण पढ़े थे कि वो कठोर होती हैं, आघातवर्धक होती है, ध्वनिक होती हैं, विद्युत के सुचालक होती है, उष्मा के सुचालक होती हैं, तन्य होती हैं। ये सब हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं कि क्या अधातुओं के भी कुछ गुण होते हैं। तो इसके लिए ये क्रियाकलाप करते हैं। इसमें हम कार्बन लेंगे, कोल या ग्रेफाइट। ग्रेफाइट वो होता है जो पेंसिल होती है, उसके अंदर जो सिक्का होता है वो होता है ग्रेफाइट। तो हम कार्बन ले लेंगे या कोयला ले लेंगे या ग्रेफाइट, सल्फर ले लेंगे और आयोडीन ले लेंगे। और इनको भी ऐसे ही टेस्ट करके देखेंगे जैसे पहले किया था हमने। हम उसको हथौड़े से पीट कर देखेंगे तो हम देखेंगे वो कठोर है या नहीं। तो ये कठोर नहीं होती है, ये भंगुर होती हैं। मतलब जैसे ही हम इसके ऊपर हथौड़ा मारेंगे, किसी चीज से पीटेंगे, तो ये बिखर जाती हैं टूटकर। ये इनकी चादर नहीं बनाई जा सकती, तो ये भंगुर होती हैं, कठोर नहीं होती हैं। और दूसरा, ये आघातवर्धक नहीं होती, इनकी सीट्स नहीं बनाई जा सकती, इनसे चादरें नहीं बनाई जा सकती, तो यहाँ पर भी नहीं आएगा। और तन्य होती है, इनके तार नहीं बनाए जा सकते, तो यहाँ पर भी नहीं आएगा। कभी आपने कोई कार्बन का तार देखा है या सल्फर का तार देखा है, कोई आयोडीन का तार देखा है? नहीं, इनके तार नहीं बनाए जा सकते। विद्युत की चालकता, विद्युत चालकता में ये जो कार्बन है ये भी विद्युत चालक नहीं होता, लेकिन जो इसका अपरूप ग्रेफाइट है, जो ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का चालक होता है। तो ये विद्युत का चालक होता है। और सल्फर नहीं होता और आयोडीन भी नहीं होता। तो यहाँ पर हाँ या नहीं लिखेंगे। विद्युत चालकता मतलब यहाँ पर लिखेंगे ग्रेफाइट चालक है, यहाँ लिख लेते हैं, चलिए ग्रेफाइट चालक है। और सल्फर और आयोडीन चालक नहीं है। ध्वनिक, ये ध्वनिक भी नहीं है। जब इनके ऊपर चोट मारते हैं तो ये टन टन की आवाज नहीं आती है, तो ये ध्वनिक भी नहीं है। इसके बाद सारणी 3.1 में लिखी परीक्षणों के आधार पर आप कक्षा में धातुओं और अधातुओं के सामान्य गुणधर्मों की चर्चा कीजिए। तो हमने ये चर्चा करी है कि जो अधातुएं होती कठोर नहीं होती हैं, आघातवर्धक नहीं होती हैं, तन्य भी नहीं होती हैं, विद्युत की चालक भी नहीं होती हैं। विद्युत के चालक ग्रेफाइट होती है, लेकिन ग्रेफाइट एक अपरूप है। ग्रेफाइट अधातु विद्युत की चालक होती है, ध्वनिक भी नहीं होती हैं। आप निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचे होंगे कि केवल भौतिक गुणधर्मों के आधार पर ही हम तत्वों का वर्गीकरण नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें कई अपवाद भी हैं। देखिए, हमने ये पढ़ा था कि जो धातुएं होती है वो कठोर होती हैं, लेकिन उसमें भी अपवाद थे। उसमें जो सोडियम और मैग्नीशियम जो है वो अपवाद थे, क्योंकि ये कोमल होती हैं, नरम होती हैं। और धातुएं ठोस होती हैं। और यहाँ पर देखिए, जो अधातुएं होती हैं वो या तो ठोस होती हैं या गैसें होती हैं, लेकिन उसमें द्रव भी आया है, ब्रोमीन। तो सिर्फ भौतिक गुणों के आधार पर ही हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि इनमें कुछ
अपवाद भी होते हैं। जैसे कि और उदाहरण हम इसमें पढ़ते हैं। पहला उदाहरण है मरकरी। मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। मरकरी जो धातु होती है, मरकरी धातु होती है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है और सारी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि सभी धातुएं ठोस पाई जाती है, क्योंकि मरकरी जो है इसमें एक अपवाद आ गया। क्रियाकलाप 3.5 में आपने देखा था कि धातुओं का गलनांक अधिक होता है। हमने ये पढ़ा था कि धातुओं का गलनांक अधिक होता है, लेकिन जो गैलियम और सीजियम जो होती धातु उसका गलनांक बहुत ही कम होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो पॉइंट्स हैं ये एक एक काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें अपवाद भी हैं। एक एक नंबर के क्वेश्चन इनमें से जरूर आते हैं। पहला जैसे ये आ सकता है कि कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव होती है, और ये आ सकता है कि कौन सी धातुओं का गलनांक बहुत कम होता है। तो यह गैलियम और सीजियम। इसके बाद यदि आप अपनी हथेली पर इनको रखेंगे, इन धातुओं गैलियम और सीजियम को, तो ये अपने आप ही पिघलने लगेंगी। जबकि और धातुएं जो होती लोहा, तांबा, सिल्वर, पीतल, इनको अगर हम अपने हाथ पे रखेंगे तो ये पिघलने थोड़ी लगेंगी। इनको तो बल्कि बहुत ज्यादा गर्म करेंगे तब भी ये नहीं पिघलती। हमने पढ़ा है कि धातुओं का गलनांक बहुत ही ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर ये अपवाद हैं। अपवाद मतलब इनके गुण उनके जैसे नहीं है, ये कमरे के तापमान पर भी पिघल जाती हैं। अब है जो अधातु है आयोडीन। आयोडीन अधातु जो होती है वो चमकीली होती है। आयोडीन जो होती है वो चमकीली होती है, जबकि हमने पहले पढ़ा था कि जो धातुएं होती हैं वो चमकीली होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो आयोडीन अधातु है वो भी चमकीली है। ये भी एक अपवाद है। इसके बाद कार्बन ऐसी अधातु जो विभिन्न रूपों में विद्यमान होती है। कार्बन जो है वो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है। इसके रूप को अपरूप कहते हैं। हीरा कार्बन का एक अपरूप है। हीरा कार्बन का एक अपरूप है। यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। ये भी याद रखना है, यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। अपने आप बनने वाला पदार्थ होता है जो वो प्राकृतिक होता है, और ये सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा। और इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। मतलब इसको अगर पिघलाया जाए तो बहुत ही अधिक तापमान पर ये पिघलता है, और इसका क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, जिस तापमान पर कोई भी पदार्थ उबलने लग जाता है, वो होता है क्वथनांक। तो जो हीरा है उसका गलनांक और क्वथनांक बहुत ही अधिक होता है। अगर इसको पिघलाया जाए या इसको पिघलने के बाद जो उबलता है, अगर इसमें उबाल लाया जाए तो इसको बहुत ही ज़्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी। तो यह एक ऐसा पदार्थ है जिसका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। कार्बन का एक अन्य अपरूप भी होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट मैंने पहले ही बताया था, ये विद्युत का सुचालक होता है। कार्बन का एक और अपरूप होता है ग्रेफाइट, जो कि विद्युत का सुचालक होता है। तो कार्बन के दो अपरूप हो गए, एक तो हीरा और दूसरा ग्रेफाइट। देखिए कार्बन क्या होता है, कोयला होता है, और कोयले का एक रूप तो हीरा कैसे चमकदार होता है, और ये अधातु होता है। ग्रेफाइट भी अधातु होता है, लेकिन ग्रेफाइट को अगर जो विद्युत परिपथ होता है उसमें अगर लगा दें तो ग्रेफाइट में से भी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ये हमने 6th क्लास में भी चेक किया था, और एक्टिविटी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। एक्टिविटी में आप देखेंगे कि अगर ग्रेफाइट को विद्युत परिपथ में लगाते हैं तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बहती है, और अगर बल्ब जलाकर देखते हैं तो बल्ब जल जाता है। तो इसका मतलब है ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। तो यहाँ से आपको सब समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे। क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम, पोटासियम इतनी मुलायम होती हैं कि इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। तो देखिए हमने क्या पढ़ा था, धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, धातुएं इतनी मुलायम होती हैं कि उनको चाकू से भी काटा जा सकता है, लेकिन सारी धातुएं नहीं। क्षारीय धातु एक तो लिथियम, सोडियम, पोटासियम। सोडियम और पोटासियम के बारे में तो मैंने काफ़ी पहले ही बता दिया था, उसकी वीडियो भी आपने देखी है। जब मैंने वो टॉपिक पढ़ाया था तो उसके साथ साथ वीडियो भी चल रही थी, वहाँ पर हमने देखा था सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम लिथियम और पोटासियम को
चाकू से काटा जा सकता है। ये इतनी मुलायम होती हैं और इनके घनत्व तथा गलनांक भी कम होते हैं। इनका घनत्व भी कम होता है, मतलब ये हल्की होती है। अगर ये पानी के ऊपर इनको डाल दिया जाए तो ये ऊपर ऊपर तैरने लगेंगी। तो इनका घनत्व भी बहुत कम होता है और इनका गलनांक भी कम होता है, क्योंकि इनको कमरे के तापमान पर रख दिया जाए तो ये अपने आप आग पकड़ लेती हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से यहाँ तक ये जो पॉइंट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। इनको आप बार बार पढ़ेंगे और बार बार इनको याद करना, क्योंकि इनमें से एक एक नंबर के प्रश्न बहुत ही अधिक बनते हैं। तो इसको एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से ये पक्के हो जाए। इनको मैं फिर दोबारा से मोटा मोटा सा बता देती हूँ कि देखिए, मरकरी जो है वो द्रव होती है। मरकरी धातु जो होती है, मरकरी धातु होती है और ये द्रव होती है। और गैलियम और जो सीजियम है इनका गलनांक बहुत कम होता है, ये भी धातुएं होती हैं। और आयोडीन अधातु तो जो कि चमकीली होती है, जबकि हमने पढ़ा था कि धातुएं चमकीली होती हैं, लेकिन आयोडीन अधातु होती है वो चमकीली होती है। उसके बाद जो कार्बन है उसके दो अपरूप होते हैं, एक तो हीरा और दूसरा ग्रेफाइट। हीरा जो है वो एक अपरूप है और प्रकृति में जो सबसे कठोर पदार्थ है, इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। और जो ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। क्षारीय धातु, क्षारीय धातु क्यों बोला है? क्योंकि जब ये ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं तो इनका जो ऑक्साइड बनता है वो क्षारक बनता है, क्षारक बनता है, इसलिए इनको क्षारीय धातु बोला है। क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम और पोटेशियम बहुत ही मुलायम होती हैं और इनको चाकू से भी काटा जा सकता है और इनका घनत्व और गलनांक बहुत कम होता है। तो देखिए, इस टॉपिक से संबंधित क्विज में कम्युनिटी पोस्ट पर डालूंगी, तो उस क्विज को आप जरूर करना। उससे आपको पता लग जाएगा कि कितने पॉइंट्स याद हो गए हैं और कितने पॉइंट्स अभी याद नहीं हुए। अगर याद हो गए तो आप सही आंसर देंगे और याद नहीं हुए तो सही आंसर नहीं दे पाएंगे। तो इससे आपका टेस्ट हो जाएगा एक तरह से। तो कम्युनिटी पोस्ट पर जो भी क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे वो आप जरूर सोल्व करना, उस क्विज को आप जरूर करना। तो आगे पढ़ते हैं। तत्वों को उनके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर अधिक स्पष्टता से धातुओं एवं अधातुओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। जो तत्व होते हैं उनको भौतिक गुणों से तो देखिए इतनी आसानी से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो धातुएं होती हैं वो कठोर होती हैं, लेकिन जो मरकरी है वो द्रव होती है। हमने पढ़ा है कि जो धातुएं होती हैं वो विद्युत की सुचालक होती हैं, लेकिन जो ग्रेफाइट होती है वो भी विद्युत की सुचालक होती है। तो इसमें से अपवाद भी है। तो इससे ये रिजल्ट निकलता है कि तत्वों को सिर्फ भौतिक गुणों से ही धातुओं और अधातुओं में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, उनके रासायनिक गुणधर्मों से उनको अच्छी तरह से धातु और अधातुओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इनके जो रासायनिक गुणधर्म पढ़ने से पहले हम ये क्रियाकलाप और पढ़ लेते हैं। एक क्रियाकलाप करना है, हमें मैग्नीशियम रिबन लेना है और थोड़ा सल्फर चूर्ण लेना है। मैग्नीशियम की पट्टी को जब हम जलाते हैं तो उसकी राख बनती है, उसको पानी में घोल लेंगे। इस क्रियाकलाप में मैग्नीशियम की एक पट्टी लेंगे, मैग्नीशियम रिबन बोलते हैं जिसको, और उसको जलाते हैं। जब उसको जलाया जाता है तो उसकी राख बनती है। उस राख को हम पानी में डाल देंगे। पानी में जब उसको डाल देंगे तो ये घोल बन जाता है। तो हम लाल लिटमस पत्र लेंगे, लाल लिटमस पेपर लेंगे और नीला लिटमस पेपर लेंगे और इस घोल से 2-4 बूंदे लेंगे ड्रॉपर की सहायता से और इसके ऊपर डालकर देखेंगे। जैसे हमने ये बूंद डाल दी, 2-3 बूंदे इस पर डाल दी, 2-3 बूंदे इस पर डाल दी, तो हम इनमें जो परिवर्तन होगा वो देखेंगे। तो हम ये देखेंगे कि ये जो है ये घोल लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल को नीला। तो हमने इससे पहले पढ़ा है कि लिटमस पत्र लाल से नीला कब होता है? जब जो घोल उसके ऊपर डाला है वो क्षारकीय होता है। तो इससे ये पता लगता है कि जो मैग्नीशियम का ऑक्साइड, मतलब मैग्नीशियम की जो राख थी वो होता है मैग्नीशियम का ऑक्साइड, उसको हमने पानी में डाला, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया पानी में घुलने के बाद। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जब हमने लाल लिटमस पेपर पर डाला तो वो नीला हो जाता है। तो इसका क्या अर्थ होता है? इसका ये अर्थ हुआ कि मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड क्षारकीय प्रवृत्ति का होता है। और मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड कैसे बना? जब हमने इसमें राख घोली थी, मतलब मैग्नीशियम का ऑक्साइड घोला था। तो इससे ये भी रिजल्ट निकलता है कि मैग्नीशियम का ऑक्साइड और मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड दोनों ही
क्षारकीय होते हैं। और अब अगर हम सल्फर लेंगे और सल्फर के चूर्ण को हम जलाएंगे, उसका दहन करेंगे, तो उससे धुआं निकलेगी। लेकिन इसका ध्यान रखना है बहुत ही ज़्यादा, ये जो धुआं होती है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। अगर ये सांस के द्वारा अगर हमारे फेफड़ों में चली गई तो हमारे फेफड़े परमानेंट डैमेज हो सकते हैं। मतलब फिर दोबारा मैं आपको इसको पढ़ाती हूँ ताकि इसका आप ध्यान रखें जब आप ये क्रियाकलाप करें। सल्फर का चूर्ण लेंगे और उसको जलाएंगे तो धुआं निकलता है जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। तो जब भी इस क्रियाकलाप को करें अपने फेस पर मास्क जरूर पहनें और इससे अपनी नाक को दूर रखें, मुंह को बंद रखें और इस गैस से अपनी नाक और मुंह को दूर रखें। और अगर आपके अध्यापक अगर इस एक्टिविटी को करते हैं तो दूर से ही देखें। मतलब ये सांस के द्वारा हमारे अंदर जानी नहीं चाहिए ये वाली गैस। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, ये बनती है। और इस परखनेली में जल डालकर, मतलब ये जो धुआं बना है इसको जल के साथ मिक्स कर देंगे और फिर हम लाल लिटमस पत्र लेंगे और नीला लिटमस पत्र लेंगे। ये लाल मान लेते हैं और ये नीला मान लेते हैं। इसके ऊपर जब सल्फर डाइऑक्साइड प्लस जल, तो ये बन गया सल्फर हाइड्रोक्साइड। इसकी बूंदें जब हम इस पर डालेंगे और इस पर डालेंगे तो ये जो है नीला लिटमस पेपर ये लाल हो जाता है, नीला पत्र लाल हो जाता है। और हमें पता है नीला लिटमस पत्र लाल कब होता है, जब उसके ऊपर कुछ एसिड डालते हैं, मतलब अम्ल डालते हैं, तो नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है सल्फर डाइऑक्साइड ये अम्लीय है, अम्लीय प्रकृति का है। देखिए सल्फर जो है वो अधातु है और मैग्नीशियम जो है वो धातु है। और हमने क्या देखा था कि जो मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड था उससे लाल लिटमस नीला हो गया था। और ये पढ़ा था कि मैग्नीशियम का जो हाइड्रोक्साइड है उसकी प्रकृति क्षारकीय होती है। तो इस क्रियाकलाप से ये रिजल्ट निकलता है कि जो धातुएं होती हैं उनके जो ऑक्साइड होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। और जो अधातुएं होती हैं, अधातुओं के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड अम्लीय होते हैं। भाई जब हमने मैग्नीशियम के ऑक्साइड को यानी राख को पानी में घोला था तो जो वो घोल बना था वो मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बना था। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि धातुओं के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। देखिए जो यहाँ पर जो मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड था, मतलब जो राख थी, वो गीली नहीं थी, सूखी थी। तो उससे तो हम टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि लिटमस टेस्ट करने के लिए गीला होना जरूरी है, मतलब सॉल्यूशन होना चाहिए, घोल होना चाहिए या वो पदार्थ गीला होना चाहिए, तभी हम टेस्ट कर सकते हैं। इसलिए हमने मैग्नीशियम के ऑक्साइड को पानी में घोला था। और यहाँ पर हमने, क्योंकि यहाँ पर हमने सल्फर का एग्जाम्पल लिया है, फिर हमने टेस्ट किया था सल्फर के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स अम्लीय होते हैं। तो इससे ये रिजल्ट निकलता है कि धातु के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्षारकीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स अम्लीय होते हैं। तो यहाँ पर भी ये रिजल्ट लिख दिया। देखिए अधिकांश अधातुएं ऑक्साइड प्रदान करती है जो जल में घुलकर अम्ल बनाती हैं। अधातु के ऑक्साइड्स अम्लीय होते हैं और अधिकतर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड प्रदान करती हैं और धातुओं के ऑक्साइड्स क्षारकीय होती हैं। अगले भाग में आपको धातुओं के ऑक्साइडों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी। तो यहाँ पर ये प्रश्न है, ये भी कर लेते हैं हम। प्रश्न 1 है, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। तो ये होगी पारा या फिर मरकरी। और चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, ये होगी सोडियम या फिर मैग्नीशियम। और ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक तो ये है सिल्वर और कॉपर, ये सिल्वर और ये Cu है, ये कॉपर। उसके बाद ऊष्मा की कुचालक ये है लेड और पारा।
उसके बाद आघातवर्धे क्या होता है और तन्ने का क्या अर्थ होता है। जब भी हम किसी भी धातु को हथौड़े से पीटते हैं तो वह टूटता नहीं है, उसकी सीट बन जाती है, वह फैल जाता है। धातु के इस गुण को आघातवर्ध्यता कहते हैं। और तन्ने की किसे कहते हैं? धातुओं के तार खींचे जा सकते हैं, धातु के इस गुण को तन्यता कहा जाता है। तो आघातवर्ध्यता और तन्यता यहाँ समझ आ गया होगा। तो यहाँ तक आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ये जो क्वेश्चंस हैं, देखिए ये जो प्रश्न है ये पहले वाले टॉपिक में से हैं जो धातुओं के बारे में हमने पढ़ा था। पहले वाला जो वीडियो है उसमें हमने धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ा था, उनमें से ये प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन इनका उत्तर भी हमने दे दिया है। तो आप पहले वाला वीडियो देखेंगे तो इनके उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। तो यहाँ तक ये टॉपिक ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये वाला टॉपिक कवर करेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको टॉपिक समझ में आ गया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर कुछ भी समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।